लास्ट क्लास में हमने सेकंड यूनिट कंप्लीट कर दी थी, तो आज थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं हम। लॉज ऑफ मोशन। इसके अंदर हम मोशन के लॉज पढ़ेंगे, कौन कौन सी, जैसे न्यूटन्स के लॉ हैं। तो उससे पहले कुछ एक बेसिक टर्म है वो पढ़ लेते हैं, क्या क्या है। लीनियर मोमेंटम है एक टर्म जो काम आएगी। लीनियर का मीन्स एक लाइन के अंदर, और मोमेंटम कितना मोमेंटम वो गेन कर रहा है एक लाइन के अंदर। अब आगे भी आएगा एंगुलर मोमेंटम, उसमें होगा सर्कुलर मोशन में, एंगुलर मोशन में मोमेंटम कितना गेन कर रहा है। तो इसको हम लिखते हैं P से, और वो होता है फिर मास इनटू में वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये है एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे मास जो है एक स्केलर क्वांटिटी होता है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए ये भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। ठीक है, लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी ऐसा यूनिट बताओ और डायमेंशन फॉर्मूला बताओ मेरे को क्या आएगा। देखो, यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला साथ के साथ करते चलना है। तो ऐसा यूनिट क्या होगी, देखो मास की क्या होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की क्या होगी मीटर पर सेकेंड, तो इसकी ऐसा यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे भी देख सकते हो तुम, या फिर यहाँ से किलोग्राम को लिखते हैं हम M से, और ये L और ये T-1, तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया MLT-1। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। समझे, वेलोसिटी को डबल कर दूं तो लीनियर मोमेंटम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो लीनियर मोमेंटम भी डबल होगा। तो इसका मतलब तुम्हें ये फॉर्मूला जो है याद रखना है, P इज इक्वल टू mv। ठीक है, v इसमें वेलोसिटी है। वेलोसिटी और स्पीड बराबर कब होती है, जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो तब बराबर होते हैं, तो ये ध्यान रखना है तुम्हें बात। ठीक है, तो ये लीनियर मोमेंटम हो गया। अब हम पढ़ते हैं फोर्स। फोर्स क्या है, इट इज ए पुल और पुश। पुल और पुश, वेदर ऑब्जेक्ट मूव्स और नॉट। बस तुम्हें याद रखना है पुल और पुश। पुल मीन्स खींचना और पुश मीन्स धकेलना। चाहे वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, जैसे मैं इस बोर्ड को धकेल रहा हूं तो फोर्स तो लगा ही रहा हूं, है ना, लेकिन वर्क डन नहीं कर रहे हम। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे वर्क डन के बारे में, अगले यूनिट में आएगा वर्क डन। अभी हम ये पढ़ते हैं बस पुल और पुश, वेदर ऑब्जेक्ट मूव्स और नॉट, दिस इज द फोर्स। ठीक है, बस हमें इसको धकेलना या खींचना है, चाहे वो ऑब्जेक्ट मूव करे या ना करे, फोर्स तो लगा ही रहे हैं ना हम, बस तो वही है हमारा। जैसे अर्थ जो है हमें क्या कर रही है, पुल कर रही है, खींच रही है ना अपनी तरफ, तभी तो हम यहाँ खड़े हैं, नहीं तो हम हवा में जाते या फिर ऊपर की तरफ जाते, नहीं खींच रही होती तो पुल और पुश, ये बात ध्यान रखनी है। फोर्स, फोर्स देखो हमें, चलो न्यूटन्स लॉ पढ़ लेते हैं। अभी न्यूटन्स लॉ में दोबारा से आएगा फोर्स, तब पढ़ेंगे इसकी ऐसा यूनिट वगैरह। तो न्यूटन्स लॉ लिखो, पहला लॉ लिखो। लिखना क्या है तुम बताओ, पहले पता होगा तुम्हें न्यूटन्स लॉ कौन कौन से हैं। न्यूटन्स लॉज 3 तो हैं, कौन कौन से हैं प्रभु। फर्स्ट लॉ ये कहता है, ये इनर्शिया को डिफाइन करता है, इनर्शिया को, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, कि अगर वो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा दे। ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इट्स इनिशियल मोशन if there is no external force। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा उस केस में जो है उसका मोशन वही का वही रहेगा। ये बात चल रही है, कोई भी फोर्स ना लगे, यहाँ पे वैलिड नहीं है ये। जैसे कोई तुम बॉल को फेंक रहे हो तो तुम चाहोगे कि वो इसी स्पीड पे चलती रहे, लेकिन वो नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना। हम स्पेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे कोई भी फोर्स ना लगे। अगर तुम्हें मैं धक्का दे दूं स्पेस के अंदर तो तुम चलते ही रहोगे, कोई रोकने वाला नहीं है तुम्हें। हाँ, कोई टकरा गई कोई चीज़ तो बात अलग है, नहीं तो तुम चलते ही रहोगे।
अगर तुम वहाँ रेस्ट में हो तो रेस्ट में ही रहोगे जब तक कोई चीज़ तुम्हें धक्का ना दे दे या फिर कोई गैस वगैरह लीकेज ना हो तुम्हारे से, तब तक तुम मूव नहीं कर पाओगे। तो वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करते हैं। ठीक है, सेकेंड लॉ लिखो इसमें, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन अ लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम की जगह मैं पुट करूँगा अगर मास इंटू में वेलोसिटी, अगर मास मेरा कांस्टेंट है तो मास बाहर आ जाएगा और ये चेंज इन वेलोसिटी क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन है न्यूटन सेकंड लॉ। क्या कहता है, अगर उसका लीनियर मोमेंटम चेंज होगा तो किसकी वजह से चेंज होगा, फोर्स की वजह से चेंज होगा। मान लिया कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है ना, उसका लीनियर मोमेंटम चेंज करना है, मतलब उसकी स्पीड या वेलोसिटी जो है चेंज करनी है, तो तुम फोर्स लगा दोगे उसके ऊपर तो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ से इसकी यूनिट बताओ मेरे को, और तुम्हें क्या बताना है, डायमेंशन फॉर्मूला बताना है फोर्स का। तो ऐसा यूनिट क्या होगी यहाँ से, न्यूटन, जिसको न्यूटन किसको बोलते हैं हम, जब यहाँ से बनाओगे तो क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम न्यूटन बोलते हैं। सीजीएस यूनिट और याद रख लो इसकी, सीजीएस यूनिट डायन होती है और डायन इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन दोनों में रिलेशन पूछ ले तो तुमसे क्या बताओगे, देखो रिलेशन ड्राइव करो जरा इनमें, न्यूटन और डायन के अंदर। अब देखो इसको हमें ये बनाना है तो किलोग्राम को ग्राम में बनाना पड़ेगा, कितना आएगा 10 की पावर 3, मीटर को सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा, कितना आएगा 10 की पावर 2, ये बन गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है 1 न्यूटन इज इक्वल टू, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना बन गया 10 की पावर 5, और ये क्या बन गया अपना डायन। तो ये रिलेशन भी याद रखनी है तुम्हें, ये रिलेशन सीधी सीधी पूछ सकते हैं, न्यूटन और डायन में रिलेशन क्या है। तो ये है 10 की पावर 5, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला और बताओ जरा इसका क्या आएगा, MLT-2, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। M इसका है, LT-2 एक्सेलरेशन का है, तो ये बनेगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2। चलो एक दो यूनिट और लिख लेते हैं। एक है किलोग्राम फोर्स, वो भी फोर्स की यूनिट है। कुछ क्वेश्चन ये भी आ सकता है किलोग्राम फोर्स जो है किसकी यूनिट है, तो कभी तुम ऐसे कर दो मास इंटू में फोर्स तो कुछ और यूनिट बन रही है वो। देखो ऐसे लिखा जाता है किलोग्राम फोर्स ऐसे KGF। इसका मतलब क्या है किलोग्राम फोर्स का, इसका मतलब ये है कि मास हमें करना है 1 किलो, ठीक है। वह फोर्स क्या होता है अपना, मास इंटू में एक्सेलरेशन, है ना। और एक्सेलरेशन यहाँ पे यूज होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ नियर द इक्वेटर, एवरेज वैल्यू। तो मास लेना हमें 1 किलोग्राम और ग्रेविटी लेनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कितना बन गया 9.8 न्यूटन। तो 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू बनेगा 9.8 न्यूटन। एक यूनिट होती है ग्राम फोर्स, 1 ग्राम फोर्स। इसके अंदर हम क्या लेंगे, मास लेंगे 1 ग्राम, ठीक है। अगर इसको मैं सीजीएस में बना देता हूँ पूरा 1 ग्राम, और ग्रेविटी को लिखेंगे फिर हम कितना, इसको सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो कितना बनेगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बन गया 980 डायन। तो ये यूनिट भी जो है फोर्स की यूनिट है, किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स, ये भी ध्यान रखना है तुम्हें। कभी इसको ऐसे मत कर देना किलोग्राम इंटू में फोर्स कर दो, तो मास इंटू में फोर्स कुछ और यूनिट बन जाएगी तुम्हारी। अब बात आती है न्यूटन्स थर्ड लॉ। सेकंड लॉ हमारा ये हो गया, है ना। सेकंड लॉ के अंदर ही फर्स्ट लॉ है, वो मैं बताऊंगा बाद में। अभी न्यूटन थर्ड लॉ लिखो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब जैसे स्पेस की बात हो रही है, जैसे एक आदमी ये है और एक आदमी ये, ठीक है। ये इसको धक्का मार रहा है, ठीक
ठीक है, धक्का मारेगा तो क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट तो जाएगा इधर और ये किधर जाएगा, इसने एक्शन क्या किया, इसको धक्का मारा, तो इसके ऊपर रिएक्शन होगा अपोजिट में। जैसे इसका एग्जांपल एक और है, जैसे फायरिंग फ्रॉम ए गन, जैसे बंदूक हम गोली चलाएंगे तो गोली तो इधर जाएगी और बंदूक किधर जाएगी, तो वो एग्जांपल एक और एग्जांपल, जैसे इनके एग्जांपल लिख लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये बनता है कि भाई जैसे क्वेश्चन ये आ जाता है कि स्विमिंग जो है किसका एग्जांपल है, इसके एग्जांपल लिख लो। एग्जाम्पल क्या है, बुक केप्ट ऑन टेबल, स्विमिंग, वॉकिंग, फायरिंग फ्रॉम गन, तो ये कुछ एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तुम समझ जाओगे तो समझ जाओगे सारे ही। बुक केप्ट ऑन टेबल, देखो टेबल पे एक बुक रखी है, ये टेबल मान ली मैंने, तो यहाँ पे एक बुक रखी है। अब देखो इसका जो फोर्स लगेगा वो किस साइड में लगेगा, नीचे की तरफ, है ना। जैसे हम यहाँ खड़े हैं अर्थ के ऊपर, यहाँ पे भी एक न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है, जैसे वो भी आ सकता है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द अर्थ सरफेस, उसमें भी न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है। कैसे, हमारा जो वेट लगेगा वो किस साइड में लगेगा, नीचे की तरफ, ना, अर्थ की सरफेस की तरफ, ये वेट लग रहा है। इसके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगेगा, तभी तो ये बैलेंस हो रही है, ना तो नीचे की तरफ जा रही ना ऊपर की तरफ जा रही, ये यहीं इसी सरफेस पे रखी हुई है। ये बुक इस पर नहीं रखी होती है तो ये क्या होता है, नीचे जाके गिर जाती है टेबल से, या फिर टेबल भी स्टैंडिंग पोजीशन पे है अर्थ के ऊपर। अगर अर्थ जो है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इस पर नहीं लगाती, बस जितना फोर्स हम इस पे लगा रहे हैं ना अर्थ पे, इतना ही फोर्स अर्थ हमारे ऊपर लगा रही है। अगर ये नहीं लगती तो हम नीचे की तरफ धंस जाते। तो ये समझ में आया, बुक केप्ट ऑन टेबल कैसा एग्जाम्पल है, न्यूटन थर्ड लॉ का। जितना फोर्स ये टेबल पर लगा रही है उतना ही टेबल इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, इसलिए बीच में, ठीक है, ना तो ऊपर की तरफ जा रही ना नीचे की तरफ जा रही, एकदम उस पर रखी है बस। जैसे आदमी जो है वो स्टैंडिंग है ऑन द अर्थ सरफेस। जैसे तुम जाओगे पानी के अंदर, ओशियन के अंदर, है ना, तो देखो मैंने एक वीडियो बनाई थी अपथ्रस्ट फोर्स के ऊपर, आर्किमेड प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा हो, तो नहीं पढ़ा हो तो आगे यूनिट में आएगा, 7th यूनिट में। उसमें क्या होता है कि एक आदमी जो है वो तैरता कब है, आदमी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे तुमने देखे होंगे भैंस वगैरह है, वो पानी में डूबती नहीं है, क्यों नहीं डूबती, तो उस केस में क्या होता है कि अगर आदमी का जो फोर्स है वो ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू पानी का फोर्स। ये आर्किमेड प्रिंसिपल ने ये कहा था कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कब तैरेगा, जब पानी के अंदर, जैसे ये हम डुबोते हैं तो इतने ही साइज का, इतने ही वेट का, साइज का नहीं वेट का, इतने ही वेट का जो है पानी वो अलग होता है, तभी तो उसकी जगह बन पाती है उस पानी में, है ना। अगर ये इतने ही साइज का पानी अलग हुआ है तो ये डूब जाएगा, अगर इतना ही साइज का नहीं हुआ है तो नहीं डूबेगा। जैसे एक मान लो लोहे की बॉल आ गई छोटी सी, है ना, उसमें वेट काफी ज्यादा होता है, तो इससे ज्यादा पानी लेगा वो, मतलब ये इसका वेट जो होगा और पानी का वेट जो है इतनी ज़्यादा जगह में आएगा, इतना ही वेट इतनी जगह में आएगा, तो ये डूब जाएगा। लेकिन रबर की बॉल है जैसे, तो रबर की बॉल जो होगी उसका साइज, अगर ये लोहे की बॉल की जितना करूँ मैं, वेट जितना करूँ, तो उसका साइज जो है इतना बड़ा हो जाएगा, इससे भी बड़ा हो जाएगा, तो इतने पानी में नहीं आएगा ये, है ना। तो इसका आधा सरफेस ऐसे ऊपर ही रहेगा, मतलब आधा ही आएगा, ये आधा नहीं आएगा, तो ये नहीं डूबेगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसमें आगे चलेंगे, इम्पल्स वगैरह और आगे पढ़ेंगे।